आज हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है कोई भी एग्जाम होगा, छोटा से लेके आप बड़ा कोई भी एग्जाम देते हैं, सारे एग्जाम में आता ही है, ठीक है। बहुत सिंपल वे में हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो से, और एकदम उसके डिटेल तक लेके जाएंगे। मतलब जीरो से लेवल, मतलब छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक के बीच में जितना कुछ आपका जो भी एग्जाम पड़े वो सारी चीज़ आपका कवर हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, तो उसको हम लोगों को देखना है अच्छे से, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड, इसमें पहले थोड़ा बेसिक बात हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ना भाई, किसी चीज़ को हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ना। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। जब आप भी जान जाएंगे क्या क्या पढ़ना है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिर आपको एक आइडिया लग जाता है ना। तब फिर आपको एक समरी क्लियर हो जाती है कि हमें इस चैप्टर में ये चीज़ पढ़ना है, तब हमें आपको अच्छा लगता है ना। तो क्या हो जाएगा, हम लोग बात किसी कर रहे हैं, वो जो आज बात करना है वो बात करना है न्यूक्लिक एसिड की। देखिएगा, न्यूक्लिक एसिड मेनली क्या होगा, आप जानते हैं दो चीज की हम लोग बात करते हैं। एक बात हम लोग किसकी करेंगे, डीएनए की करेंगे, और दूसरी बात हम लोग किसकी करेंगे, आरएनए की करेंगे। सही बात है नहीं। आप जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, जो बना होता है, बहुत सिंपल बात है, आज जो पढ़ाएंगे इसमें काफी चीजें आप जानते भी हैं, ऐसा नहीं है ना। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि बेस है तो बेस से ही स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिदम आएगी ना। तो न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है, आपका न्यूक्लियोटाइड का है ना। आप शॉर्ट फॉर्म जानते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो कई, एक न्यूक्लियोटाइड होगा, एक न्यूक्लियोटाइड से क्या होगा, कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा डीएनए बनेगा, और हमारा क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो इसमें हमें देखना क्या है, हमें पहले ये देखना है कि सबसे पहले हमें जो बात करना है कि न्यूक्लियोटाइड की डिस्कवरी से लेके हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर होता है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड जो आपका बना है, अब न्यूक्लियोटाइड बनेगा किससे बनेगा, बेस, शुगर और फास्फेट से, तीन चीज से बनेगा। बेस, शुगर और फास्फेट अगर तीन चीज से बनेगा कौन, न्यूक्लियोटाइड, तो देखो बेस अलग चीज है, शुगर अलग चीज है, फास्फेट अलग चीज है। तो पहली बात तो अगर हम किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो उनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड कहाँ पे बनेगा और किनके बीच बनेगा, हमें क्या देखना है, उनका बॉन्डिंग पैटर्न देखना है। अगर आपको याद हो, हम लोग जब अमीनो एसिड पढ़ते हैं तो एक चीज हम लोग वर्ड यूज करते हैं, कायरल और अकायरल। ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली रोटेट करेगा, ये कंपाउंड हमारा जो है ऑप्टिकली रोटेट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऐसे दे देगा कि बोलेगा कि भाई जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, जैसे हम लोग अमीनो एसिड पढ़े थे, अमीनो एसिड हम लोग क्या पढ़े थे, हमने ये देखा था कि कोई भी अमीनो एसिड होता है उसका कॉमन स्ट्रक्चर इधर सी हो जाएगा, इधर CO माइनस हो जाएगा, ये हमारा H हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा N प्लस, ये 3 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, R रख देते थे, है ना। हमने कहा था कि अगर हम R इक्वल टू क्या रख देते थे, ये रख देते थे ना, ध्यान दीजिएगा। R इक्वल टू, इस सब आगे हम पढ़ेंगे। अगर हम R इक्वल टू ये रखते थे, इसकी दो आर्म क्या हो गई, सिमिलर हो गई। जब इसके दो आर्म सिमिलर हो गई तो ये रोटेट नहीं करेगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और ऐसे कंपाउंड हम लोग क्या बोल देंगे, अकायरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड हम लोग क्या बोलते हैं, अकायरल बोलते हैं। अकायरल मतलब क्या हो जाएगा, इस सेंटर में हमारा कार्बन हो जाएगा। देखो दो तरीके से होता है कार्बन, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है असिमेट्रिक। तो इस कार्बन हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। ये टर्म मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हम लोग बात करेंगे ना, उसी में डिटेल में बात करेंगे। तो सिमेट्री की सेम क्यों बोलेंगे, सिमेट्री मतलब कहते हैं, सिमेट्री मतलब बराबर बराबर। मतलब किसी चीज में अगर दो चीज कम से कम सिमिलर हो जाए, चार आर्म है इसके, चारों आर्म से दो चीज सिमिलर हो गई, तो एक ही कार्बन से दो चीज जुड़ा हुआ है तो सेम है ना। एक ही कार्बन से दो दो हमारे आर्म जुड़े हुए हैं सेम, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक। सही बात है ना। और इस कंपाउंड हम लोग क्या बोलेंगे, अकायरल। ये क्या होता है हमारा, ऑप्टिकली, ऑप्टिकली क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसे होगा, हम लोग देखेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट डालेंगे तो ठीक है, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, देखो ये चीज हमें जब जब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं ना, जब हम लोग पढ़ते हैं क्या, ये अमीनो एसिड पढ़ते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं तो वहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, CO माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा H, ये क्या हो जाएगा हमारा N प्लस, ये 3। और मान लो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे CH3 ले ले। आप देखो सेंटर में क्या है, कार्बन है, इसे चारों वार्म जुड़ा हुआ है, और चारों वार्म क्या है आपके, डिफरेंट है। तो चारों वार्म डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये असिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा आपका, ये असिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा, और ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली रोटेट करेगा। मतलब सपोज दैट से हमारा हैंड है, तो हमारा हैंड है तो इसको क्या है, ये ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है तो क्या हो जाएगा राइट, फिर ऐसे घूम रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट, सही ना, रोटेट कर रहा है ना। ऐसे करके हमारे जो कंपाउंड होते हैं वो भी क्या करते हैं, रोटेट करेंगे, या तो राइट साइड रोटेट करेंगे, या तो फिर क्या करेंगे आपका लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे। तो ये कंपाउंड में रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन किनकी वजह से हो रहा है, कायरलिटी की वजह से। किनकी वजह से हो रहा है, अगर कायरल कंपाउंड है तो क्या हो जाएगा आपका, वो रोटेट करेगा, और कायरल कंपाउंड नहीं है तो क्या होगा आपका, रोटेट नहीं करेगा। ये हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात करें न्यूक्लियोटाइड की बात करें हैं, तो न्यूक्लियोटाइड में भी हम लोग क्या देखेंगे, कायरलिटी देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड में आप देखे हो ना, बेस, शुगर और फास्फेट की हम लोग बात करते हैं। तो कॉमन बात आप जो करते हो तो करते हो, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। जो आपके एग्जाम में आएगा हम उसको मेंशन करेंगे, जब पढ़ाते वो भी हम पढ़ेंगे जो नहीं आता है, लेकिन जो आपके एग्जाम में आता है वो भी हम मेंशन करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, जो हमारे एग्जाम में आता है डायरेक्ट पढ़ेंगे तो फिर हमारा बेसिक नहीं तैयार हो पाएगा। हमें क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से उठाना है ना, एकदम बेसिक से स्मूथली पढ़ते हुए चलेंगे ना, डिटेल पढ़ेंगे। तो हमें न्यूक्लियोटाइड के बारे में अच्छे से पढ़ना है, उसी में हम लोग क्या पढ़ लेना है, कायरलिटी और अकायरलिटी के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। एक चीज आपने सुना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने सुना होगा, क्या सुना होगा आपने, आज तक आपने इसका डिफरेंट नहीं जाना होगा ना, आपको लगता होगा यार ये तो एक ही चीज है, लेकिन आज के बारे में आपको अंतर बताएंगे। आपने सुना होगा, एक सुना होगा डी एंड यल कॉन्फ़िगरेशन, और एक होता है डी एंड यल कॉन्फ़िगरेशन। ये भी डी है, ये भी यल है, ये भी डी है, ये भी यल है, अंतर क्या है, ये कैपिटल डी कैपिटल यल है, ये स्मॉल डी स्मॉल। तो लगे यार डी ही तो है, यल ही तो है, सेम ही चीज। आज को बताएंगे ये दोनों में अंतर, ठीक है, विद एग्जांपल लेंगे और कैसे क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में हम लोग। तो अल्टीमेटली जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं किसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और न्यूक्लिक एसिड जो हम पढ़ते आए हैं वो तो हमें पढ़ना ही है, जो हम नहीं पढ़ते आए हैं उसको हमें पढ़ना है, ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर हमें क्या क्या पढ़ना है, एक उसको हम लोग देखते हैं सिस्टमेटिक से क्या क्या पढ़ना है। बेसिक बेसिक हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट हम लोग क्या करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अपने पीडीएफ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो आप अच्छे से थोड़ा समझते भी जाओ, बहुत धैर्य से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, आपको न्यूक्लिक एसिड का कुछ भी नहीं आ रहा है, तो जब चैप्टर खत्म होगा तो आपको सब कुछ आएगा, और कोई भी एग्जाम होगा आपका न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन आएगा ही, कितना भी टिपिकल क्वेश्चन होगा आपका निकल जाएगा, बात की हमारी गारंटी है। धैर्य से पढ़ना अपने को। देखिए हमें क्या करना, सबसे पहले व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। चैप्टर हम सबसे पहले क्या क्या, पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का हम लोग किसकी बात करेंगे, डीएनए की बात करेंगे और आरएनए की बात करेंगे। और हमने सुना है ना कि आरएनए 3 तरीके से होता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। ये 3 ही तरीके आरएनए नहीं होता, 6-7 तरीके होता है। उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे भाई कितने तरीके के आरएनए, उनके क्या क्या रोल होते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे एक एक करके, ठीक है, ये हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है इसकी हम लोग बात कर लेंगे। अगला फिर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का फंक्शन क्या होता है, हमारी जो एटीपी बनती है, जीटीपी बनती है, जिसको हम एनर्जी की सोर्स के तौर पे कहते हैं, हमारा एनर्जी सोर्स क्या है, एटीपी है, जीटीपी है। एटीपी क्या है, न्यूक्लियोटाइड ही तो है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जीटीपी क्या हो जाएगा, गुआनिडोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है ये, न्यूक्लियोटाइड ही तो है, सही बात है नहीं, और भी इसके यूज होते हैं। अब क्या हो जाएगा, फीचर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हम डीएनए और आरएनए की जब बात करते हैं, जैसे हम प्रोटीन की बात कर रहे थे, हमने कहा था प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। प्रोटीन हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। ऐसे करके हम न्यूक्लिक एसिड क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए, 3 न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए, आपका डीएनए बन जाएगा या आरएनए बन जाएगा। डीएनए आरएनए बनाने के लिए मिनिमम लेंथ होना जरूरी है, किसका, आपका न्यूक्लियोटाइड का, है ना। तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा जोड़ेंगे, दूसरा तीसरा जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना। तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फीचर्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में ना। टॉर्जन एंगल ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट, एंगल रोटेशन कैसे होता है,
कैसे आपका एंगल रोटेशन होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, अगर डीएनए है, सोचो एक मिनट बात लिए, डीएनए किसका बना हुआ है? हमारा ये जो डीएनए बना, मान लीजिए ऐसे करके हमारा ये हमारा डीएनए लीनियर फॉर्म में, ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे दूसरा तीसरे तीसरे चौथे से जुड़ा हुआ है, ये तो हमारा लीनियर फॉर्म में है ना। लेकिन हम जानते हैं हमारा जो डीएनए होता है वो हेलिक्स फॉर्म में होता है। ऐसे होता है, ये हेलिक्स फॉर्म में होता है, तो ये ऐसे करके होगा, ऐसे रोटेट करेगा, करेगा नहीं करेगा? अब भाई बात बताओ, जब ऐसे करके फोल्ड हो रहा है तो क्या फोल्ड हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड ही फोल्ड हो रहा है। तो एक दूसरे के ऊपर देखिए, हमारा हैंड है सीधा है, इसको हम क्या करें, इसको ऐसे करके ले आएंगे, तो जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होंगे उनमें रोटेशन होगा नहीं होगा? होगा ना। बिना रोटेशन के आपका हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या होगा? आरएनए हाइड्रोलिसिस इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। देखो ये बात माना जाता है कि जो डीएनए होता है और आरएनए होता है ये बहुत सेंसिटिव चीज होती है। क्या होती है? बहुत सेंसिटिव होती है। लेकिन अगर किसी मीडियम में, खासकर एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन मतलब क्या हो जाएगा? बेसिक मीडियम में ना, अगर डीएनए और आरएनए दोनों को रख दिया जाए तो आरएनए होता है वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग तो नहीं काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, जब हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, कोई लीफ है ना, लीफ में भी डीएनए है, कोई टिश्यू हो गया, वहाँ भी डीएनए है। तो हमें क्या करना है, जब डीएनए को आइसोलेट करना होता है तो डीएनए तो हो जाता है, आराम से आइसोलेट हो जाता है, लेकिन जब आरएनए को आइसोलेट किया जाता है तो हालत खराब हो जाती है। मतलब आरएनए जल्दी से आइसोलेट ही नहीं हो जाता, मतलब जो आरएनए होता है मोर अनस्टेबल होता है, आप कह सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर पीएच में वेरिएशन आया तो आरएनए क्या हो जाएगा? आपका डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। फिर टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? फिर क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ नेट चार्ज, जो आप कल क्वेश्चन भेजे थे ना, यहाँ पे यहाँ से आएगा है ना, कैलकुलेशन ऑफ नेट चार्ज। नेट चार्ज जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया जाएगा ना कि ए जो है 20% है, ये आपका जो है जी जो है मान लो कह देंगे 20% है, तो आप इसकी वैल्यू बता दीजिए। एक तो वैल्यू बताना पड़ेगा, वो तो बहुत पहले आता था चार का रोल में, एक आ जाएगा ऐसे करके दे देंगे ना। जैसे हमारे पास क्या होता है ए जी सी टी ऐसे करके होता है ना, कह देंगे ए जो है आपका 20% है ना, जी क्या हो जाएगा आपका, मान लो कह देंगे कि 30% है ना, सी और टी की वैल्यू निकालो, आप तो निकालोगे आप। लेकिन कहेंगे इसको निकाल के आप बताओ जो हमारा डीएनए है वो प्रोकैरियोट में आएगा कि यूकैरियोट में आएगा? हम कैसे परसेंटेज का हिसाब से मेजर करेंगे कि हमारा ये प्रोकैरियोट में आएगा और ये हमारा यूकैरियोट? ठीक है, उसके बारे में लोग बात करेंगे। फिर क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीपेप्टाइड। हम लोग अलग अलग डीएनए होगा, अलग अलग डीएनए होगा, उसमें क्या हो जाएंगे? अलग अलग न्यूक्लियोटाइड होंगे, उनका मॉलिक्यूलर मास भी अलग अलग होगा। देखिए होगा क्या? नहीं होगा ना। यही से सब क्वेश्चन आता है, तो ये सब कहानी है। ठीक है, जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन हमें इनको तो पढ़ना पड़ेगा ना, जब तक हम इनको नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इनके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इजी पे हम लोग करेंगे। बात हो गई। ये हमें क्या करना है? पढ़ना है ना, तो मत लिखिएगा, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जो लिखना है मैं वही बताऊंगा, यहाँ तक हो जाएगा। आगे हम लोग क्या बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है तो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका चार का रूल, पढ़ा ही होगा। ए से क्या होगा? टी, और जी से क्या होगा आपका? सी। कितने पढ़ा होगा ना आपने? आपको 5 रूल बताएंगे चार का आपकी। ठीक है, ये दुनिया जानती है ना, ए से डबल बॉन्ड टी बाइंड करेगा और जी से ट्रिपल बॉन्ड सी बाइंड करेगा, ये सब जानते हैं, आपको वो जानना है जो सब नहीं। ठीक है, तो चार का रूल के बारे में लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? फोर्सेस स्टेबलाइज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कंफर्मेशन। हम लोग जब डबल हेलिकल कंफर्मेशन स्टेबलाइज कर रहे हैं, वाटसन क्रिक मॉडल बना रहे हैं, तो उनमें कोई ना कोई फोर्स भी होगा जो उसको स्टेबलाइज करेगा, तो हम लोग बात करेंगे ना। कंफर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनए के कंफर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो डीएनए हमारा जो होता है राइट हैंडेड भी आपका होगा और लेफ्ट हैंडेड भी होगा। कैसे होगा? उसकी जो क्वाइलिंग होगी वो राइट हैंडेड भी होगी, हेलिक्स बनेगा, हम क्या बोलेंगे? राइट हैंडेड। भाई हमारा ये हैंड है तो इसको हम राइट हैंड भी कर सकते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड भी कर सकते हैं। इसका जो रोटेशन होगा राइट हैंडेड भी हो जाएगा और लेफ्ट हैंडेड भी होगा दोनों। अच्छा, राइट हैंडेड हम कर रहे हैं तो हमारा एंगल दूसरा बनेगा, और लेफ्ट हैंडेड कर रहे हैं तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? दूसरा बनेगा ना। उसको भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। कहाँ पे करेंगे हम लोग? कंफर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए में करेंगे। सही बात है। फिर क्या हो जाएगा हमारा? अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है? डबल हेलिक्स डीएनए पढ़ा है ना, हम और क्या पढ़ेंगे अब? ट्रिपल हेलिक्स डीएनए क्या होता है? तो डबल पढ़ा है ना, तब 2 स्टैंड होंगे, आपस में उनका हेलिक्स बनेगा तो क्या हो जाएगा? डबल हेलिक्स। और 3 स्टैंड अगर मिल जाएंगे उनसे जो आपका हेलिक्स बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिपल हेलिक्स। सही बात है, ये अनकॉमन डीएनए होते हैं। और ये क्या हो जाएगा?
क्वाड्रप्लेक्स मतलब क्या होता है, 4 स्टैंड अगर मिल जाए, 4 स्टैंड मिलके आपका अगर एक हेलिक्स बनाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रप्लेक्स। ठीक है, 3 इसमें क्या होगा 2, इसमें क्या होगा 3, और इसमें क्या होगा आपका 4, मतलब 4 स्टैंड मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा, डीएनए डीनेचुरेशन। मैंने आपको बताया डीनेचुरेशन मतलब क्या होता है, मतलब मान लीजिए 2 स्टैंड हैं, दोनों स्टैंड आपस में जुड़े हुए हैं, उनके बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। अगर इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें तो क्या हो जाएगा, एक स्टैंड इधर हो जाएगा और दूसरा वाला स्टैंड क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। दोनों स्टैंड क्या होंगे आपके, सेपरेट होंगे। जब दोनों स्टैंड आपके सेपरेट होंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपका जो 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 बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। और आप ध्यान रखिएगा, जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, अब ये पढ़ेंगे डबल हेलिक्स, तो जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग इन सेंस कि इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशन में इनके बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ये अगर मान लीजिए हम लोग अभी मान लो टेम्परेचर कितना है, मान लो 20 के आसपास होगा, गर्मी आ जाएंगी तो 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये होगा। अब पता चलेगा कि टेम्परेचर कहीं कहीं 40 भी पहुंच जाता है, तो डीएनए कहाँ है, हमारे बॉडी के अंदर ही तो है। पता चला 50 डिग्री टेम्परेचर हुआ, हमारे हमारे बॉडी का डीएनए डीनेचर हो गया। तब 50 हुआ और हमारे बॉडी का डीएनए डीनेचर हो गया। अगर डीएनए डीनेचर हो गया तो पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी। क्यों, डीएनए रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेल के डिवीजन के लिए। सेल डिवाइड नहीं करेगी, और सेल नहीं डिवाइड करेगी तो फिर क्या होगा, इंसान सर्वाइव करेगा क्या, नहीं करेगा ना। मतलब अगर डीएनए को डीनेचर कराना है तो हमें लगभग 85 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब आप 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हो तब भी आपका डीएनए डीनेचर नहीं होगा। तो इसको क्या समझ में आ रहा है, ग्राफ हम लोग देखेंगे इसको, तो ग्राफ आता है, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आपका ए के साथ टी और जी के साथ सी बाइंड हुआ है ये तब तक नहीं ब्रेक होगा जब तक आपका 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर नहीं दोगे। और अगर आप 85 डिग्री प्लस सेल्सियस टेम्परेचर आप दे दोगे, इंसान जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा ना। मतलब डीएनए डीनेचर तभी होगा जब इंसान नहीं रहेगा तब। ठीक है, हम लोग बात करें किसके बारे में, यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए डीनेचुरेशन। फिर हमारा क्या हो जाएगा, डीएनए सुपर क्वालिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल पढ़ना है। क्या हो जाएगा हमारा डीएनए सुपर क्वालिंग। देखो एक होता है क्वालिंग, एक होता है सुपर क्वालिंग। जैसे आपके हेयर है, आपने क्या किया, आपके बड़े बड़े हेयर हैं, आपने क्या किया, उसको एक फोल्ड कर दिया तो क्या बन गया आपका हेलिक्स। उसके आपने थोड़ा सा और फोल्ड कर दिया, क्या हो गया आपका वो, थोड़ा सा क्वाइल हो गया। और आपने क्या किया, उसको बिल्कुल और क्वाइल एकदम टाइटली क्वाइल कर दिया आपने। जब आपने टाइटली क्वाइल्ड किया, एक हेयर वाला जो है वो दूसरे वाले पे क्या हो रहा है, बार बार क्रॉस कर रहा है ना, बार बार क्रॉस कर रहा है ना। भाई आप जितना किसी चीज को टाइटली क्वाइल्ड करते जाओगे, टाइटली क्वाइल्ड करोगे तो नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। भाई आपने मान लो सपोज दैट ये है, इसको हम बार बार एक दूसरे में घुमा रहे हैं, तो नंबर आप जितना जितना घुमाते जाएंगे टर्न क्या हो जाएगा, उतना आपका बढ़ता जाएगा। मतलब डीएनए को हम जब क्या करें, हाईली फोल्ड कर दें, कहने मतलब समझिएगा, डीएनए को हम हाईली फोल्ड करें या डीएनए को हम हाईली क्वाइल्ड करें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए सुपर। है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस क्या है हमारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक एक करके बात करते हैं। ये तो हमें क्या क्या पढ़ना था वो हमारा हो गया है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल वे में, बेसिक चीज से। क्या हो जाएगा हमारा, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो इसका पहली चीज क्या होती है, ये कैसे काम करता है, एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल करता है। कैसे काम करता है, ये जेनेटिक मटेरियल की तरीके से काम करता है इन ऑल सेलुलर। सेलुलर मतलब क्या हो जाएगा, ऑल सेलुलर मतलब क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट भी हो जाएगा और आपका यूकैरियोट भी हो जाएगा। ठीक है, एंड नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हमारा क्या हो जाएंगे, वायरस वगैरह हो जाएंगे ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल मैंने आपसे बताया हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल मतलब होता है कि ये जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना। देखिएगा, हमारे पास डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। मोस्ट ऑफ देम केस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, चाहे हम लोग प्रोकैरियोट की बात कर ले और चाहे हम लोग यूकैरियोट की बात कर ले। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा डीएनए और आरएनए होता है ना,
अब पहले आरएनए हटाओ, पहले डीएनए की बात करो। मतलब जैसे हमने ये बात कहा है कि अगर मान लीजिए हमारे मम्मी पापा है ना, क्या है, हमारे मम्मी पापा हैं, तो मम्मी पापा का जो कहते हैं ना कैरेक्टर जो है उनके चाइल्ड में आया हुआ है। हमारे पापा मम्मी पापा हमारे में आया है, और हमारे पापा में किसका आया हुआ था, उनके पापा का आया हुआ है, आया नहीं हुआ है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, अगर हम कहें कि कहते हैं ना कि आपने सुना होगा डीएनए टेस्ट करवाएंगे, कहते हैं ना कि डीएनए टेस्ट करवाएंगे, तो डीएनए टेस्ट में क्या होता है, जो हमारे पापा का जेनेटिक कैरेक्टर होगा वही क्या होगा, हमारे में ट्रांसफर हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, समझो इस बात को। कहते हैं कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप समझिए इस बात को, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा तो दो चीज होगा। अगर हम लोग ह्यूमन की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा स्पर्म हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके आपका स्पर्म होगा, ऐसे करके आपका एक स्ट्रक्चर हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। स्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड सेल होता है ना। ये इसकी क्या हो जाएगी, हेड, इसकी टेल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नेक, है ना, यहाँ पे नेक हो जाएगा। ये जो आपका है ना स्पर्म जो है, इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर आपका भरा होता है क्या, डीएनए। क्या होता है, इसी के अंदर जो है आपका न्यूक्लियस होगा, और यहीं पे क्या होता है आपका डीएनए होता है। क्या हो जाएगा आपका, इसी के अंदर, इसी के अंदर क्या हो जाएगा हमारा डीएनए हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इधर वाला अगर आप देखोगे, ये वाला क्या हो जाएगा, ओवम हो जाएगा। ये क्या हो गया, ओवम हो गया, ठीक है। और इसी के अंदर, इसके अंदर भी क्या होता है आपका, भरा होगा क्या, इसके भी अंदर क्या होगा आपका, क्या आपका डीएनए होगा, है ना, सही बात है। अब क्या होगा, ये मेल का स्पर्म जाएगा, ओवम के पास जाएगा, वो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये दो बाहर की लेयर है, ये बाहर की लेयर क्या होते हैं, फ्यूज हो जाती है, हट जाती है। फाइनली क्या होगा, ये जो दोनों है ना, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। ये क्या था आपका यन था, और ये क्या था आपका यन था, और ये क्या बन गया आपका यन बन गया। जाइगोट, जाइगोट से क्या बन जाए आपका, क्या बन जाएगा, इम्ब्रियो बन जाएगा। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होगा, अब क्या बन गया आपका जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा आपका इम्ब्रियो बनेगा, और इम्ब्रियो से क्या हो जाएगा आपका बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, तो ये यन आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, एक मम्मी से आया हुआ है, और एक कहाँ से आया हुआ है, पापा से आया हुआ है, सही बात नहीं, एक मम्मी से आया है, एक पापा से आया हुआ है। तो मतलब क्या आया हुआ है, उनका डीएनए आया हुआ है ना, उनका डीएनए कॉपी होके हमारे पास आया हुआ है। तो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है ना, अगली जनरेशन में क्या हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, फिर अगली जनरेशन आएगी, फिर डीएनए ट्रांसफर होगा। तो जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या ट्रांसफर हो रहा है, वो हमारा डीएनए ट्रांसफर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए हम बोलते हैं एक्ट एज अ मटेरियल, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कराता है, ठीक है। मम्मी पापा के कैरेक्टर को क्या करेगा, हमारे में आएगा। हम लोग जब मम्मी पापा बनेंगे तो हमारा कैरेक्टर क्या होगा, है ना। ये माना जाता है कि अगर हमारी 150 पीढ़ियों का कंटिन्यूअस हमारा डीएनए मिल जाए, मैं चल के बता सकते हैं कि ये किस का है, ये तो ना, कहते हैं इनका खानदान है, मतलब हमारे हमारे बाबा से लेकर उनके बाद जो थे उनका सबका मिल जाए, तो मैं चल के बता सकते हैं, तो ये बात हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे प्रोकैरियोट की बात करो चाहे यूकैरियोट की बात करो, मोस्ट ऑफ देम केस में जो डीएनए ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, आपका डीएनए होता है। मतलब जेनेटिक जो मटेरियल के तौर पे काम करता है, वो कौन काम करता है, आपका डीएनए करता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग वायरस या वायरॉइड की बात करते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए भी होगा, आरएनए भी, दीजिएगा। जनरली हम लोग क्या बात करते हैं, जो डीएनए होता है वो क्या होता है आपका डबल हेलिक्स होता है। जनरली हम लोग जो बात करते हैं, जो डीएनए होता है वो क्या होता है हमारा डबल हेलिक्स होता है। जो आरएनए होता है वो क्या हो जाएगा आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए क्या हो जाएगा हमारा डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए क्या हो जाएगा हमारा सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये ना मानते हैं हम लोग। लेकिन क्या होगा ना, जब हम लोग आरएन वायरस की बात करेंगे, वायरस या वायरॉइड की बात करेंगे, तो वहां पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा। और ध्यान रखिएगा, जेनेटिक जो आरएनए होता है ना, वायरस में डबल स्ट्रैंड भी होगा, और डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है ना, तो सिंगल स्ट्रैंड भी डीएनए होगा, समझ रहे ना। मतलब हर तरीके जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है सब कहाँ पे बनेगी, वायरस में। अभी आपका कोरोना वायरस आ रहा था, वहां प्रॉब्लम क्यों हो रही थी, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए, वहां से क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी। तो वायरस एक ऐसी चीज है, वायरस और वायरॉइड, जो जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, डबल स्टैंड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंड आरएनए हो सकता है, और डबल स्टैंड आरएनए हो सकता है।
सुने ना, सारी पॉसिबिलिटी कहाँ पे आएगी, सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे। और ये होता क्या है, ये आपके नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या होते हैं आपके नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सही बात है ना, किसी भी सेल को बनने की अपनी एक क्राइटेरिया होती है, जब तक आप उस क्राइटेरिया को नहीं फिल करोगे तब तक आप उस चीज को नहीं बोलोगे। चल पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में, बात क्लियर हो गई। दूसरा क्या हो जाएगा, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सही बात है ना, चाहे डीएनए की बात कर ले चाहे आरएनए की बात कर दे, क्या होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब किसी भी डीएनए और आरएनए बनने के लिए मिनिमम लेंथ होना जरूरी है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का मिनिमम लेंथ होना जरूरी है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। सही बात है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप 2 न्यूक्लियोटाइड 3 न्यूक्लियोटाइड 4 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिए और कह दिए कि हमारे ये डीएनए बन गया या फिर हमारा ये आरएनए बन गया। ठीक है, अगली बात क्या हो जाएगी, ये क्या होता है आर इंफॉर्मेशनल मैक्रोमॉलिक्यूल। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, बायोकेमिस्ट्री हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल दो तरीके से होता है, एक माइक्रोमॉलिक्यूल क्या हो जाएगा मैक्रोमॉलिक्यूल। कि हमारे जो डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है इन्फॉर्मेशनल मैक्रोमॉलिक्यूल। क्या वर्ड यूज किया गया है, इन्फॉर्मेशनल। अब देखो, अगर हम लोग अमीनो एसिड की बात करते हैं और प्रोटीन की बात करते हैं, तो अमीनो एसिड प्रोटीन को हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या करता है, या तो स्ट्रक्चर को रोल प्ले कर रहा है, भाई हमारे हेयर्स नेल्स वगैरह, हेयर्स हो गया नेल्स हो गया, ये सब किसके बने हैं, प्रोटीन के बने हैं। हम लोग एंजाइम पढ़ रहे थे डिटेल में, एंजाइम किसकी बनी है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन की बनी है। हमारे हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। वो फंक्शनल काम कर रही है, स्ट्रक्चरल काम कर रही है। ऐसे करके हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए 3 काम करेगा, स्ट्रक्चरल का भी काम करेगा और दूसरा क्या काम करेगा, स्टोरेज का। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, स्ट्रक्चरल का भी काम करेगा, मतलब स्ट्रक्चर भी बनाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है। आप देखिए सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, सेल वाल हो गए, ये सब किसके बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के ही बने होते हैं ना। उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसका काम अलग हो जाएगा। लिपिड की हम लोग बात करेंगे, तो लिपिड भी ऐसे क्या करेगा हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेगा, और क्या करेगा आपका फंक्शनल भी रोल प्ले करता है। क्योंकि कुछ हमारे लिपिड ऐसे होते हैं जो क्या काम करते हैं, हार्मोन नेचर के होते हैं। तो हार्मोन क्या करते हैं हमारे बॉडी में, फंक्शन करते हैं। और क्या होगा, जो हमारा लिपिड है वो क्या होगा, हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। आप देखिए सबके जितने हमारे बायोमॉलिक्यूल हैं सबके अलग अलग रोल है। लेकिन आप चाहे अमीनो एसिड और प्रोटीन को ले लो, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट के ले लो, और चाहे आप लिपिड के ले लो, ये तीनों आपके इंफॉर्मेशनल मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं होते हैं। आपने कभी सुना है कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हो, नहीं होते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल मतलब क्या हो जाएगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो कौन ट्रांसफर हो रहा है, आपका ये क्या होता है हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगली बात क्या हो जाएगा, ये होगा स्टोर होगा, ट्रांसमिट एंड ट्रांसलेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सही बात है, ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, मतलब डीएनए से क्या बनाएगा आपका आरएनए बनाएगा। फिर ट्रांसलेट मतलब क्या हो जाएगा, आरएनए से फिर क्या बनेगा आपका प्रोटीन बनेगा। ये आरएनए कैसे काम करेगा, यहाँ पे ये जो आरएनए बना हुआ है, आरएनए कैसे काम करेगा, एक्ट एज ए जेनेटिक कोडान काम करेगा। कैसे काम करेगा, एक्ट एज ए जेनेटिक कोडान काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, स्टोर ट्रांसमिट एंड ट्रांसलेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ना, उसके लिए आपका क्या करेगा, ये काम करेगा ना। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है किसकी, आपके न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, तो क्या करिए आप लोग लिख लीजिए।
अच्छा नोट्स बनाइए, बढ़िया नोट्स बनाइए, बढ़िया से लिखिए, एक एक चीज को समझते हुए जाइए, पहले समझिए फिर क्या करिए अपन। हो गया, चलिए अगली बात। हम लोग किसी अब क्लासिफिकेशन की बात करने चले हैं ना, किसका, न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड का हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करने चले हैं, बहुत अच्छे समझिए आप लोग। पर क्या हो जाएगा हमारा न्यूक्लिक एसिड, है ना। न्यूक्लिक एसिड को अगर क्लासिफाई किया गया तो क्या हो जाएगा, दो पार्ट में हो जाएगा। एक हमारा क्या हो जाएगा डीएनए, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा आरएनए। ठीक, न्यूक्लिक एसिड कैसे काम कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल तौर पे काम कर रहा है। मैंने कहा चाहे प्रोकैरियोट की हम लोग बात कर ले और चाहे हम लोग यूकैरियोट की बात कर ले, दोनों में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल तौर पे कौन काम करेगा, आपका डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। और इसके साथ साथ और कहाँ पे काम करेगा ये आपका वायरसेज में भी आपका, तो कहाँ पे काम करेगा, प्रोकैरियोट में काम करेगा, यूकैरियोट में काम करेगा, और किसमें काम, आपका वायरसेज में काम करेगा। कैसे काम करेगा, एज अ, ठीक है। दूसरी बात हम लोग जब आरएनए की बात करते हैं, आरएनए मैंने कहा कि ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करेगा कहाँ पे, वायरसेज में ना। ये क्या करेगा, कहाँ काम करेगा, वायरवाइड में। और आरएनए जो वायरसेज होते हैं उनमें क्या करेगा आपका ये, मेनली जो आपका आरएनए होता है ना, ये आपका जो है जेनेटिक मटेरियल तौर पे नहीं काम करता है। कहाँ पे काम करता है, वायरसेज में इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब ये जो नॉन जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या हो जाएगा कि ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आपका काम नहीं करेगा। यहाँ पे काम करता हो तो यहाँ पे काम करता है। तो मैक्सिमम पार्ट इसका होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हम करते हैं कोडिंग, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, नॉन कोडिंग। ठीक है, कोडिंग और दूसरा क्या हो जाएगा, कोडिंग मतलब क्या हो जाएगा, ये एमआरएनए हमारा होता है। ये एमआरएनए क्या करता है, जेनेटिक कोडान। ये हमारा जो जेनेटिक कोडान बनता है किससे बनता है, ये एमआरएनए से बनता है। जेनेटिक कोडान क्या होता है, थोड़ा समझो, मैंने पढ़ाया भी, ऐसा नहीं है। जेनेटिक कोडान जो मेनली होता है, सपोज दैट यहाँ पे मान लीजिए जेनेटिक कोडान की बात कर ले रहे हैं, मान लो ये हमारा कोई आरएनए हो गया। ठीक, क्या होगा हमारा ये आरएनए हो गया, आरएनए या एमआरएनए। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा हमारा 5 प्राइम, इधर क्या हो जाएगा हमारा 3 प्राइम। सही बात है, कोई दिक्कत भाई। आरएनए होगा तो 4 चीज से बना होगा ना, ए जी सी यू, सही बात है ना, यही ना होगा। तो हमारा फॉर एग्जांपल हम मान लें भाई, ये हमारा जो है, जो हमारा आरएनए है, फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा हो जाए ए सी ए यू ए यू सी यू, ऐसे करके बना होगा। तब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़े होंगे ना। अब हम क्या करेंगे, तीन तीन का पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग का पेयर बना देंगे। क्या करेंगे हम लोग, पेयर बना देंगे। जैसे मान लो हम इसका हम एक पेयर बना दिए, ठीक, हमने क्या कर इसका एक पेयर बना देंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसका पेयर बना देंगे, हम क्या करेंगे, इसका पेयर। तीन तीन न्यूक्लियोटाइड हम लोग क्या करेंगे, पेयर किसका, जो यह मारने होगा, यह मारने के जो न्यूक्लियोटाइड होंगे आपस में जुड़े होंगे, उनको हम क्या करेंगे, तीन तीन का पेयर बना देंगे। जो तीन तीन का पेयर बनाएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक कोडान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेनेटिक कोडान बोलेंगे। तो ये मान लो ये AGA है, ये किसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, AUG है, ये किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड करेगा। कैसे करेगा, सब बात की बात है। ये जो है ये किसी और को कोड करेगा, ये किसी और को कोड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जब हमारी प्रोटीन बनती है तो प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए हमें, या आरएनए चाहिए और राइबोसोम चाहिए। तो ये हमारा राइबोसोम, सपोज दैट ये हमारा क्या होगा, राइबोसोम होगा। ये हमारा क्या होगा, राइबोसोम। राइबोसोम है, इसी के ऊपर क्या बाइंड हुआ है, इसी के ऊपर हमारा ये वाला आरएनए बाइंड हुआ है। इसके ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आरएनए बाइंड हुआ है। बाइंड हुआ है, नहीं बाइंड हुआ है, बाइंड हुआ ना। अब इस राइबोसोम में ये हमारा राइबोसोम हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा एमआरएनए हो गया। इसके ऊपर आप लार्ज बना लो, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, हमारी अगली बारी ये हमारी लार्ज यूनिट हो जाएगी। ये इस्तेमाल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो ये इस्तेमाल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा लार्ज हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, स्मॉल और लार्ज दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में आपका एमआरएनए होगा। उनके बीच में क्या है, आपका एमआरएनए है। अब एक बात बताओ,
राइबोसोम में कौन सी प्रोटीन बनेगी? भाई राइबोसोम में कौन सी प्रोटीन बनेगी ये कौन डिसाइड करेगा? कि ये मान लो सपोज दैट यहाँ पे ये आपका जो जेनेटिक कोडान है, ये जेनेटिक जो कोडान है, ये जो जेनेटिक कोडान है, ये किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा होगा ना। तो मान लो अमीनो एसिड 1 हो जाए, अमीनो एसिड 2 हो जाए, अमीनो एसिड 3 हो जाए, कोई भी होगा नाम, तो ये तीनों आपस में जुड़ेंगी, अपना एक प्रोटीन बना लेंगे। और अगर सपोज दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एमआरएनए आपका बदल जाए, ये एमआरएनए बदल जाए तो जेनेटिक कोडान भी बदल जाएगा, जेनेटिक कोडान बदलेगा तो अमीनो एसिड भी बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। मतलब राइबोसोम में कौन सी प्रोटीन बन रही है इसको कौन डिसाइड कर रहा है? ये एमआरएनए, ये एमआरएनए का जो जेनेटिक कोडान है वही डिसाइड कर रहा है कि राइबोसोम में कौन सी आपकी प्रोटीन बन रही है। सही बात ना? क्यों? क्योंकि राइबोसोम में आपको जो ये एमआरएनए है वो उसके जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे काम कर रहे हैं, वो एक्ट एज ए जेनेटिक कोड काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? एक्ट एज जेनेटिक कोड काम कर रहे हैं, तो वो डिसाइड कर रहा है कि राइबोसोम में कौन सी आपकी प्रोटीन बन रही है। सही बात है ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कोडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोडिंग आरएनए। क्या बोलेंगे हम लोग? कोडिंग आरएनए। ये क्या कर रहा है? आपका कोड कर रहा है। सही बात है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा नॉन जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? आपका कोडिंग एमआरएनए हो जाएगा। सही बात है? क्लियर? कोडिंग एमआरएनए क्या हुआ? जो जेनेटिक कोडान को कोड कर रहा है। रिमेनिंग जो भी और आरएनए होते हैं ये कोडिंग आरएनए नहीं होते हैं, मतलब ये जेनेटिक कोडान आपका प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है? जैसे आरआरएनए हो गया और टीआरएनए। क्या हो गया? हमारे पास दो हो गया, एक आरआरएनए, दूसरा क्या होगा? टीआरएनए। आरआरएनए का काम क्या होता है? जो राइबोसोम बना होता है किसका बना होता है? आरआरएनए का बना होता है। सही बात है? और टीआरएनए काम क्या होता है? एक बात बताओ मुझे, हमारा अमीनो एसिड तो यहाँ पे है ना, अमीनो एसिड तो बाहर है ना, इसको राइबोसोम में आना है तो क्या अपने आप आ जाएगा? तो लेके कौन आएगा? तो लेके टीआरएनए आएगा ना। तो टीआरएनए हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए। आगे बात करेंगे डिटेल में। टीआरएनए हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसफर आरएनए। मतलब ये जो आपका यहाँ पे है इसको यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पर आने के लिए कौन लेके आएगा? टीआरएनए। सही बात है? और ये जो राइबोसोम बना हुआ है किससे बना हुआ है? आपका आरआरएनए से। ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। ये कोड तरीके से नहीं काम कर रहा है। कोड कर रहा है क्या? कोड नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? जिसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा आरएनए है, आरएनए में हमारा क्या हो जाएगा? नॉन जेनेटिक होगा। जेनेटिक कहाँ होगा आपका? वायरवाइड में होगा। और किस में होगा? आपका आरएनए वायरस में। ये क्या हो जाएगा? आपका कोडिंग एमआरएनए हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे जितने आरएनए होते हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके नॉन कोडिंग होंगे। नॉन कोडिंग मतलब क्या हो जाएगा? वो जेनेटिक कोडान को कोड नहीं करेंगे। सही बात है ना? अब क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आरआरएनए और टीआरएनए भी आ जाएगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग को बहुत डिटेल पढ़ना है, देखो जो नॉन कोडिंग होता है ये दो तरीके से होता है। एक हम लोग बोलते हैं शॉर्ट नॉन कोडिंग, दूसरा हम बोलते हैं लॉन्ग नॉन कोडिंग। शॉर्ट नॉन कोडिंग, दूसरा क्या हो जाएगा? लॉन्ग नॉन कोडिंग। अब देखो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं और ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, है ना? तो जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है, जो प्रोसेस हो रही है, मतलब आरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रही है, वो ये कंट्रोल मैनर में होगी ना। आरएनए आपका बन रहा है या प्रोटीन बन रही है तो क्या होगी? आपकी कंट्रोल मैनर में होगी ना। तो थोड़ी ना कि एक बार स्टार्ट हो गया लगातार बनता ही जाएगा। कोई भी चीज हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता है एक बार स्टार्ट हो गया तो कंटिन्यूअस आपका बनता जाएगा। ठीक है? तो उनमें क्या होता है, बहुत सारे आरएनए जो होते हैं वो कंट्रोलर के तौर पे काम करते हैं, मतलब उनकी प्रोसेस क्या करते हैं? कंट्रोल करवाते हैं। ठीक है? जैसे क्या हो जाएगा हमारा एसआईआरएनए और एमआईआरएनए, नाम सुना होगा आपने, एसआईआरएनए एमआईआरएनए, दोनों को मिला क्या बोलते हैं? आरएनएआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएनए। अब सिर्फ इंट्रोडक्शन जानिए आप। ठीक है? सिर्फ इंट्रोडक्शन जानिए, हम पढ़े भी हैं फिर से पढ़ाएंगे इसको। ठीक है? आरएनएआई के दो पार्ट हो जाएंगे, एसआईआरएनए और एमआईआरएनए। ये क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं। किस पे काम करते हैं? जीन साइलेंसिंग काम करते हैं। क्या बोलते हैं? जीन साइलेंसिंग, मतलब जीन को साइलेंस कर देंगे। अगर कोई जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, उसको क्या कर देंगे? साइलेंस कर देंगे। साइलेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जीन जब साइलेंस हो जाएगी तो फिर जो काम करेंगे वो काम करना क्या कर देगी? बंद कर देगी। तो कैसे काम करेंगे आपका? ये जीन साइलेंसिंग, इनके दूसरे काम हो जाएंगे। इसी में देखिए क्या लिखा हुआ है आपका? टीआरएनए। टीआरएनए मैंने आपको बताया, जो टीआरएनए होता है वो क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए होता है। वो क्या करेगा? अमीनो एसिड को कहां से? साइटोप्लाज्म से कहां लेके आएगा? आपका राइबोसोम। ठीक है? ये वाला हो जाएगा। उसके बाद देखो ये लॉन्ग लॉन्ग नॉन कोडिंग मतलब क्या हो जाएगा? भाई जिसका स्टैंड लंबा हो। शॉर्ट मतलब क्या हो जाएगा? जिसका स्टैंड क्या हो जाएगा? छोटा हो जाए। उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ये लगभग कितने होता है? मोर देन 200 न्यूक्लियोटाइड होता है। तब जो आपके लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं ये क्या होंगे? मोर देन 200 न्यूक्लियोटाइड होंगे। ठीक है? इनका एग्जांपल क्या हो जाएगा? आरआरएनए हो जाएगा, है ना भी आपका आरएनए हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सआईएसटी लिखा है ना। क्या लिखा हुआ है? एक्सआईएसटी।
ये जानते हैं क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स। आपने एक चीज देखा है ना, जब हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे, तो मदर क्या होगा, एक्स एक्स होगा, और फादर क्या होगा, एक्स और वाई होगा। तो भाई मदर का कोई भी एक्स आएगा, दोनों में से एक ही आ जाएगा। लेकिन फादर का जो है, कौन भाई, जो हमारा चाइल्ड होगा वो क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, किसके क्रोमोसोम डिसाइड होगा, फादर के। अगर फादर का एक्स एक्स आ गया, का एक्स आया तो मदर का एक्स आया, दोनों मिल गए, क्या बन गया, फीमेल। और उसका वाई आया, अब मदर का एक्स आएगा ही, क्या बन जाएगा आपका, मेल। सही बात ना। अब मान लीजिए फादर का अगर एक्स और वाई दोनों जा सकता है ना, जाने की प्रोबेबिलिटी किसकी है, दोनों की है, लेकिन जाएगा तो एक ही ना। अगर एक जा रहा है दूसरा वाला सप्रेस होगा, अगर एक्स जा रहा है तो वाई सप्रेस होगा, और वाई जा रहा है तो एक्स को सप्रेस करना पड़ेगा। जब दोनों कहेंगे हम दोनों लोग जाएंगे, और दोनों लोग जाएंगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। तो किसको लेके जाना, एक को ही लेके जाना है ना। काम करता है हमारा एक्स इनक्यूबेशन सेंटर, बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक्स इनक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं। और इंटरेस्टिंग है, क्या किया जाता है, एक क्रोमोसोम को सप्रेस किया जाता है, जिसे दूसरा वाला क्रोमोसोम होता है आपका फ्री हो जाता है, और वो जाके क्या करता है आपका क्रॉसिंग ऊपर करता है, और क्या करता है जनरेशन, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें सब क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन है। ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारा आरएनए हो जाएगा। एक एक करके हम लोग को पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है। ये हमारे क्या हो जाएगा, एक जेनेटिक हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन जेनेटिक हो जाएगा। मैंने कहा डीएनए जो होता है वो जेनेटिक ही होगा, लेकिन आरएनए जो होगा वो जेनेटिक हो जाएगा और आपका नॉन जेनेटिक हो जाएगा। जेनेटिक में किसमें होगा आपका, वायरवाइड में, और किसमें हो जाएगा आपका, किसमें हो जाएगा, नॉन जेनेटिक में क्या हो जाएगा आपका, मैंने कहा एक कोडिंग हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका नॉन कोडिंग हो जाएगा। कोडिंग मतलब क्या हो जाता है, जो जेनेटिक कोडान को कोड करे। रिमेनिंग जितने बचेंगे वो क्या करेंगे, आपके जेनेटिक कोडान को कोड नहीं करते हैं, सब किसमें आ जाएंगे, आपके नॉन नॉन कोडिंग में आ जाएंगे। ये ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ना, लेंथ के बेस पे ये क्या हो जाएंगे, दो तरीके से हो जाएंगे। एक क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट नॉन कोडिंग, दूसरा क्या हो जाएगा लॉन्ग नॉन कोडिंग। लॉन्ग नॉन कोडिंग क्या हो जाएगा आपका, मोर देन 200 न्यूक्लियोटाइड का बना होगा, है ना, 200 न्यूक्लियोटाइड से ज्यादा का बना होगा। इसका मतलब शॉर्ट वाले जो होंगे वो 200 न्यूक्लियोटाइड से क्या होंगे, आपके कम के बने होंगे। इनके एग्जांपल आपके हो जाएंगे एस आई आर एन एम आई आर एन, और क्या हो जाएगा आपका टी आर एन ए हो जाएगा। इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपका आर एन ए हो जाएगा, और एक्स आई एस। सही बात है ना। ये क्या हुआ, क्लासिफिकेशन है, किसका क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है आपका डीएनए और आरएनए। आप क्या काम करेंगे, ऊपर हेडिंग डाल लीजिए न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के बाद ही पूरी आप अच्छे से बना लीजिए। एक बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो ही गया है, लेकिन आगे करके हम एक एक करके डिटेल एक एक आरएनए, और भी आरएनए होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इतना ही। जी लेट्स को उठ रही हो, और जल्दी आने का प्रयास किया करिए।
आप देखिए हम लोग यहाँ से बात करते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है आप जानते हैं 3 चीज से बना होगा ना, अब पता है किसका बना होगा आपका, न्यूक्लियोटाइड बना होगा 3 चीज से, शुगर का, ये मोनोमर की बात हो रही है, सिर्फ एक की बात हो रही है। दूसरा किसका बना होगा आपका, नाइट्रोजनस बेस का। और तीसरा किसका बना होगा, फास्फोरिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EH3PO4। ठीक है, 3 चीज से बना होता है आप जानते हैं। ये हम मोनोमर की बात कर रहे हैं, तो पहले आप क्या करें, लिख लीजिए, फिर एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग किससे बात करेंगे, शुगर के बारे में ना। शुगर जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके एग्जाम में, सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत डिटेल में लोग बात करेंगे। देखो अगर क्या होगा, शुगर अगर क्या हो जाएगा, शुगर और शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड, ये तीनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और अगर इसमें से फास्फोरिक एसिड मतलब फास्फोरेट को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेस रहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, हो गया। चलिए ये तो बहुत बेसिक बात है। देखो आज के क्लास में आप देखो हम लोग बात क्या करना बहुत अच्छे से। शुगर हम सभी लोग जानते हैं पेंटोज होती है, पेंटोज मतलब क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का, है ना। अब आप देखो ये 2 तरीके की शुगर होती है, अभी बेसिक बता रहा हूँ, फिर और भी शुगर बताऊंगा। एक क्या हो जाएगा, राइबोज, दूसरा क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज। आप जानते हैं जो राइबोज होगा वो किसमें होगा, आपका आरएनए में होगा, और डीऑक्सीराइबोज जो होगा किसमें हो जाएगा, आपका डीएनए में हो जाएगा। ये हमारी 5 कार्बन की शुगर हो गई, सही बात है ना। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो नंबरिंग करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये क्या हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे ये आपका डीऑक्सीराइबोज है या फिर आपका ये राइबोज है, तब ये शुगर जो है आपकी डीएनए की है या फिर ये शुगर आपकी आरएनए की है, ये कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा। अगर 2 प्राइम पोजीशन पे एच है, प्राइम पोजीशन पे अगर एच है क्या होगा, ये आपका डीऑक्सीराइबोज, इसका हो जाएगा आपका। और 2 प्राइम पोजीशन पे अगर OH है तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्राइम पे OH ऑलवेज होगा। ठीक है, जब न्यूक्लियोटाइड, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, ये 3 प्राइम OH ही क्या करता है, आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो 3 प्राइम पे क्या होगा, OH ऑलवेज होगा, वो नहीं है। लेकिन जो आपका 2 प्राइम है, 2 प्राइम पे क्या होगा आपका, H होगा, क्या बन जाएगा आपका DNA, और OH हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका RNA का। ठीक है, तो राइबो शुगर और डीऑक्सीराइबो शुगर हम किस पास डिसाइड करेंगे, 2 प्राइम, ये बात है ना। तो हमारा 1, 2, 3, 4 और क्या हो गया आपका, तो बहुत बेसिक बात है। आज के लेक्चर जो है ना एकदम बिल्कुल बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, धीरे धीरे करके ये बढ़ेगा डिटेल में। क्या, ठीक चले।
अब देखो यहाँ से अब आपकी गेम स्टार्ट है। सबसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बनेगा। करें जो शुगर है, क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो काइनेटिक, वो हमारा बेसेज है, हमारी शुगर है, वो हमारा फास्फेट है। ऐसे कौन सा न्यूक्लियोटाइड नीचे से बना होगा? बेस, शुगर और फास्फेट। तो क्वेश्चन आया था कि न्यूक्लियोटाइड में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो आपका काइनेटिक शुगर। काइनेटिक क्या होती है आपको समझ में आ गया? काइनेटिक मतलब क्या हो जाएगा? चारों बार क्या हो जाएंगे आपकी, नहीं करेंगी। तो काइनेटिक कौन सा करेगा? आपका शुगर। ठीक, शुगर किस पोजीशन, ये तो क्वेश्चन पूछा गया था शुगर करेगा, और अभी मैं आपको हम क्या बोला, तो शुगर होगी चाहे आपका आरएनए की हो चाहे डीएनए की हो, तो क्या हो जाएगी? पेंटोज। क्या हो जाएगी आपकी? 5 कार्बन की। जो पांचों कार्बन की आपकी शुगर है, पेंटोज जो शुगर है आपकी, तो ये भी बताएंगे कि किस पोजीशन पे करेगा। तो हम समझ में आ गए भाई ये क्या करेगा? आपका काइनेटिक शो करेगा। और इसको अभी हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट पे हम शो करते हैं। और काइनेटिक अगर शो कर रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा? या तो आपका ये राइट साइड करेगा, या तो फिर क्या हो जाएगा आपका ये लेफ्ट साइड करेगा। एक्टिव होगा ना, ऑप्टिकली एक्टिव, इसका जो रोटेशन होगा ये तो आपका राइट साइड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका लेफ्ट। अभी मैंने आपको क्या बोला था? दो टर्म कहा ना, एक कैपिटल डी कैपिटल एल, और दूसरा स्मॉल डी और स्मॉल एल। जनरली लोग क्या मानते हैं एक ही चीज है, एक ही चीज नहीं होती है, दोनों अलग अलग चीज होती है। जब दोनों में पढ़ा दूंगा तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर कहीं कैपिटल डी कैपिटल एल लिखा है तो उसका क्या मतलब हुआ, और कहीं स्मॉल डी और स्मॉल एल लिखा हुआ है तो उसका क्या। ठीक है, तो क्या हुआ? पेंटोज शुगर होगी हमारी, और क्या होता है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डी, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है। कह रहे हैं कि ये क्या करेगा? अब हमारे कह रहे हैं ना कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हो जाएगा? एक डी फॉर्म और एक क्या हो जाएगा आपका एल फॉर्म। जो कार्य शो कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का डी फॉर्म क्या कर रहा है आपका कार्य शो कर। कैसे करेगा आगे हम लोग चले तरीके। एक एक लाइन नहीं, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या ये सबसे शुगर जो होता है हमारा, एक पढ़े कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगी? एक ओपन चेन, तो क्या बोलते हैं? लीनियर चेन। देखा होगा ना, ऐसे ऊपर से नीचे तक बना होता है। फिर उसी क्या कर दिया जाता है? फोल्ड किया जाता है। आपने पढ़ा होगा फिशर प्रोजेक्शन मॉडल, नाम सुना? फिशर प्रोजेक्शन, तो जो आपकी ओपन चेन है उसे क्या किया जाता है? आपका फोल्ड किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे देखो, ओपन है, ओपन कैसे 1 2 4 5 है ना, इसको क्या किया गया? फोल्ड किया गया। इसको फोल्ड किया गया तो क्या बन जाएगा आपका? साइक्लिक। कैसे फोल्ड होगा? तो हम जब कार्बोहाइड्रेट, अभी तक समझना है, जो हमारी पेंटोज शुगर है अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो इस तरीके से, और जब इसको हम क्लोज कर देंगे, तो हम क्लोज कर देंगे मतलब राउंडेड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है कि भाई एक हमारा या तो डिऑक्सी राइबोज होगा, या फिर क्या हो जाएगा हमारा राइबोज होगा, दो में से एक ही होगा। कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब आप देखो यहाँ पे एक होता है, इसी जो हम इसको फोल्ड करते हैं ना, तो दो रिंग होती है, एक हम लोग बोलते हैं पायरॉन और दूसरे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूरॉन। ठीक है, तो कोई कहे भाई पायरॉन क्या होता है और फ्यूरॉन क्या होता है, बात नहीं जानी। और जो हमारी पेंटोज शुगर है, पायरॉन रिंग होती है या फ्यूरॉन, है ना? तो मतलब क्या हुआ? करें हमारी जो पेंटोज शुगर होती है तो पायरॉन रिंग होती है या फ्यूरॉन रिंग होती है। आप ये समझो कि पायरॉन क्या होता है और फ्यूरॉन। अब आप देखो यहाँ पे तो नंबर को 1 3
4 5 6 है इसमें, मतलब ये पेंटोज नहीं है, हेक्सोज है ये, सही बात ना। तो मतलब पायरॉन हमारा नहीं होगा। फ्यूरॉन क्या है, 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 मेंबर जो रिंग होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूरॉन बोलते हैं। और हमारा ये क्या है आपका 5 मेंबर रिंग है ना, 1 2 3 4 5, ये बात है। हम क्या कहेंगे, जो हमारी शुगर होती है, जो पेंटोज शुगर होती है, चाहे हम लोग डीऑक्सीराइबोज की बात कर ले और चाहे हम लोग किसकी बात कर ले, राइबोज की बात कर ले, किसी भी बात कर लेते हैं, वो होती क्या है, वो होती है हमारी फ्यूरॉन रिंग होती है। और फ्यूरॉन क्या होता है आपका, साइक्लिक फॉर्म, सही बात है ना। साइक्लिक फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, अब देखो यहाँ पे जब हम शुगर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, शुगर की बात करते हैं, शुगर हमारे 3 कार्बन से स्टार्ट होती है, ये 5 कार्बन की है, 3 कार्बन होगा, 4 कार्बन होगा, 5 कार्बन की शुगर होगी, 6 कार्बन की शुगर होगी, 7 कार्बन शुगर, वो जो मेन ठीक है। कितने कार्बन शुगर होगी, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, और कितनी हो जाएगी, 7 की, सही बात है ना। अब आप देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ, तो याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिएगा, जो आपको काम देगा। देखो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन जो रिंग होती है वो क्या होगी, वो ऑलवेज लीनियर होती है, क्या होगी आपकी, 4 कार्बन की जो रिंग होगी वो भी क्या होगी, ऑलवेज लीनियर होगी। और 5 कार्बन और 6 कार्बन, ये 5 कार्बन और क्या हो जाएगा आपका 6 कार्बन, दिखाई आपको दिखता है, ये भी हमारा रिंग है और ये भी क्या हो जाएगा, तो लीनियर भी होगा, और लीनियर से ही रिंग बना हुआ है, क्या हो जाएगा आपका, ये लीनियर भी होगा और आपका रिंग भी होगा, सर्कुलर भी होगा, ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, ये लीनियर हो जाएगा, ठीक है? और आपका जो 7 कार्बन की रिंग है ये भी क्या होगी आपकी, तो आप कहीं बनाइएगा और इसको बनाइए, ठीक है, ये डालिए साइक्लिक और फ्यूज। तो कोई कहे आपसे कि जो पेंटोज शुगर होती है, या जो आपकी न्यूक्लियोटाइड की शुगर होती है, या कोई कहे आपका डीएनए आरएनए की जो शुगर होती है वो पाइनोज होती है या फिर आपका फ्यूरिनोज होती है, तो आप क्या कहेंगे, फ्यूरिनोज। ये कभी नहीं पूछेगा, ये कभी नहीं पूछेगा कि भाई आपका जो पेंटोज, जो आपका डीएनए और आरएनए में शुगर होती है वो पेंटोज होती है या हेक्सोज होती है, दुनिया को पता है पेंटोज होती है। तो एग्जामिनर आपको तो फ्री फॉर्म में नंबर देगा, नहीं देगा ना, तो क्या पूछ लेगा, तो पूछ लेगा पाइनोज होती है या फिर आपका फिरनोज होती है, सही बात है ना। और इसको भी कहीं आप लिख लीजिएगा ना किनारे, नोट लिखी ना, नोट लिख के इसको भी लिख लीजिएगा। तो ले लो नोट।
ठीक है, चले आगे। अब देखो एक होता है एनामर्स, ये वर्ड है आपका जब हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, लेकिन आप यही समझ लीजिए एनामरिक फॉर्म, एनामरिक, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं एनामर, हम लोग क्या करते हैं आप देखो एनामरिक मतलब क्या होता है, हम किसको पढ़ेंगे, वन, कार्बन नंबर 1। अब जब कार्बन नंबर 1 को पकड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रिंग के हो जाएगा, ये रिंग के एबव, प्लेन मान लीजिए, प्लेन के क्या मान ले बिलो, और ये क्या हो जाएगा प्लेन के एबव। फंक्शनल ग्रुप देगा, अगर फंक्शनल ग्रुप प्लेन के बिलो है, अगर ये हमारा कार्बन है ना, कार्बन के नीचे अगर फंक्शनल ग्रुप है, तो मान लो ये हमारा नीचे हो जाए, अगर प्लेन के बिलो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा एनामरिक बोलेंगे, अल्फा एनामरिक। और अगर वही फंक्शनल ग्रुप प्लेन के एबव है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये बात है। तो अगर ये OH नीचे है तो अल्फा, और OH ऊपर है तो क्या हो जाएगा बीटा, यहाँ पे क्या है OH ऊपर है बीटा, दो केस बना रहे हैं ना, रिंग एक ही मैंने बनाया है, यहाँ पे OH यहाँ पे नीचे हो गया अल्फा, और OH क्या हो गया आपका ऊपर हो गया बीटा। अब एक बात बताओ, यही वो कार्बन है, यही पे तो आपका बेस लगता है, AgCl2 जो लगता है वो कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ग्रुप कहाँ पे हो जाएगा, एबव द रिंग। तब क्या हुआ, जब हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं तो न्यूक्लियोटाइड में हमारा जो बेस लगेगा वो बीटा फॉर्म होगा या अल्फा फॉर्म होगा, या एनामरिक फॉर्म होगा, सही बात है ना। ऑलवेज कभी देखा है आपने कि AgCl2 नीचे लगा हो, देखा है, देखा है ना। जब हम शुगर पढ़ते हैं तो शुगर में OH ऊपर भी लग सकता है नीचे भी लग सकता है, लेकिन जब हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं यानी RNA पढ़ते हैं, जब इसकी शुगर देखते हैं, पेंटोज शुगर देखते हैं, इसमें जब आपका बेस लगेगा तो ऑलवेज क्या होगा, प्लेन के एबव लगेगा, ऑलवेज प्लेन के क्या होगा, आप कोई भी DNA RNA होगा उसमें जो बेस लगेगा वो प्लेन के एबव लगेगा, मतलब क्या लगेगा आपका ऊपर लगेगा। तो जो बेस लगेगा वो ऑलवेज क्या होगा आपका बीटा एनामरिक, समझ में आया ना। एनामरिक क्या होता है, एनामरिक मतलब 1 प्राइम जो पोजीशन है कार्बन का, अगर उसके नीचे तो मतलब ये जो ऊपर नीचे हो रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये दो फॉर्म हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा आपका अल्फा फॉर्म, और दूसरा क्या हो जाएगा बीटा फॉर्म। जब नीचे होगा भाई ये वाला हमारा नीचे है तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अल्फा फॉर्म, और अगर ये ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, देख लो एनामरिक फॉर्म। क्या क्या लगे, शुगर के बारे में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या, हमने कहा शुगर जो होता है वो तो शुगर होगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अगर डी होगा, स्पाइरल शो कर रहा है, सही बात है। इसको आगे चलने, हमारी जो शुगर होती है वो मतलब शुगर के बारे में हमने क्या क्या अभी तक, एक क्या हो जाएगी आपके पेंटोज होगी, स्ट्रक्चर के बेस हम लोगों ने देख लिया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग चल रहे हैं डिटेल में देखने के लिए, साइक्लिक होगा, और क्या हो जाएगा आपका ये फ्यूरनोज होगा, फिर क्या हो जाएगा एनामरिक फॉर्म होगा, बाद हम लोगों ने देख लिया है, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो दिखेंगे।
ये कार्य रहे, क्या हो जाएगा आपका ये ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अभी हम उनको एक एक करके देखेंगे कि आपका एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन क्या होता है और ऑप्टिकली एक्टिव। तो लिख लो, शुगर में हमने अभी इतनी इंफॉर्मेशन जान लिया। शुगर क्या हो जाएंगे, फिगर्स हो जाएंगे, है ना। अभी जब शुगर की बात हो रही है, बेसिस तो अभी पड़े ही हैं। आप देखो यहाँ हमने आपको दो चीज बताई, एक आपको कैपिटल डी कैपिटल एल, स्मॉल डी ना। अब आप समझो, डी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रो रोटेटरी भी बोलते हैं, एल हम लोग क्या बोलते हैं, तो रोटेटरी, है ना। अब हम एक एग्जांपल लेके समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोले, एक हमने क्या ले लिया, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, उसके हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड आप देखो ट्राइमरिक है ना, चाहे आपका ट्राइयोज है। अब आप देखो इसमें अगर आप देखोगे तो बीच सेंटर में क्या हो जाएगा हमारा कार्बन, कैसे शो कर रहा है, कायरल शो कर रहा है, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ है आपका, लेफ्ट साइड में, हम लोग क्या बोलेंगे, रोटरी। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पे है आपका, राइट साइड में, हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे, ये कैपिटल डी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एल, इसको बोलेंगे कैपिटल। कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अगर फंक्शनल लेफ्ट साइड में है, एल फॉर्म हो जाएगा कैपिटल एल फॉर्म, और अगर राइट साइड में है तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल डी। सही बात है ना। एल और डी को हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम। अब आप देखो यहाँ पे एक टर्म आता है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मान लीजिए एक शीशा है हमारे सामने है और इधर हम खड़े हैं, तो वो हमारे अपोजिट उसकी इमेज बन रही है, लेकिन हम जब उससे जाए ऐसे जाएं, जैसे जाते जाएंगे और चिपक जाएंगे तो क्या होगा, हम पूरे इमेज को ढक लेते हैं। बड़ा शीशा हो, देख रहे हैं भाई, हम इधर को देख रहे हैं, वो हमें देख रहा है, तो होगा ना, ऐसा थोड़ी ना हम इधर खड़े तो भी वैसे खड़ा हो पीछे को, दिखता है क्या, शीशे सामने, बड़े शीशे सामने खड़े हो जाते हैं, सैलून वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, बड़ा बड़ा दिखाई देता है ना, तो क्या होगा, पूरी बॉडी दिखती है बड़ी, है ना। आप क्या हुआ, आप इधर देख रहे हो तो आपको इधर देख रहा है ना, अपोजिट देख रहा है ना आपकी। लेकिन जब आप उसे जाते हो तो क्या करते हो, आप उसको ऐसे जाते हो, चिपक जाओ उस पर, आप क्या करोगे, पूरी इमेज आपकी ढक जाएगी ना, तो क्या बोलेंगे, पर इम्पॉसिबल। सपोज दैट अपना ये फिंगर है, हैंड है, 5 फिंगर इसमें भी है, 5 फिंगर इसमें भी है, ये थंब हो गया, ये थंब, ये सबसे छोटी वाली हो गई, सबसे अभी आपकी अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों अपोजिट है ना, दोनों क्या है हमारे अपोजिट है। अब क्या किया जाए, इनको ऐसे करके लाया चिपकाया जाए, चिपकाया जाए, अब चिपका रहे हो तो देखो छोटी वाली छोटी पे आ रही है, इस 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 पे आ रहा है ना, बिल्कुल चिपक गया ना, ढक लिया नहीं, ढक लिया ना। अरे इसको आप ऐसे रख दो, इसको इसे उठा, अभी दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग अपोजिट है। अब इनको क्या करोगे, उठाओगे, लेके आओगे, ऐसे करके ढकोगे तो थंब पे आ जाएगा, ये इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, है ना। अपोजिट थे, लेकिन आपने क्या किया, जब इसको क्या किया, एक दूसरे को ढक लिया, क्या हुआ आपका, सुपर इम्पोज हुआ, सुपर इम्पोज मिरर इमेज है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल और डी। अब देखो सिंपल लैंग्वेज समझो, अगर इसको इसके ऊपर ट्रांसफर करो, समझो इस बात को, अगर हम इसको इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे, ये वाला इधर जाएगा, इसको उठा के इस पे ट्रांसफर करें, क्या हो जाएगा, ये वाला इस पे जाएगा, नहीं जाएगा, ये वाला इस पे जाएगा, ये वाला इस पे जाएगा, ये वाला क्या होगा, इस पे आएगा, ढक लेगा नहीं ढक लेगा। अगर मान लो एग्जाम्पल, अगर इसके वेज को इधर कर दो,
और इसके भी OH इधर कर दो तो ढकेगा क्या, नहीं ढकेगा ना। यही क्या हो जाएगा हमारा, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हो जाएगा हमारा एल फॉर्म और डी फॉर्म, ये क्या है हमारा कैपिटल के फॉर्म। और ये कैसे काम शो कर रहा है, काइनेटिक शो कर रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, हमारा क्या हो जाएगा डी राइबोज, किस बात हम लोग कर डी राइबोज। एक बात तो समझ में आ गया है कि यल और डी फॉर्म क्या होता है, ये बात है ना। अब आप देखोगे ये कितना है हमारा 5 है, 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ पे 5 हो जाएगा हमारा, एक ये हो जाएगा, इससे हमारा ये 4 जुड़ा होगा। आप यहाँ पे देखो इसको मेजर करो 4 वाले को ना, 4 थोड़ा सा हाईलाइटेड किया गया है, देखो कई अलग है, कई अलग है, ये अलग है, ऊपर वाला भी अलग। तो कैसे शो कर रहा है आपका कायरन। अब आप देखोगे यहाँ पे चारों में आप देखोगे ना, आपका जो OH है वो क्या हो जाएगा आपका आपका, इसे हम लोग क्या बोलेंगे राइबोज। और अगर यही हमारा क्या हो जाए लेफ्ट साइड शो करने लगे क्या हो जाएगा, राइबोज शुगर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, बात कर रहे हैं राइबोज शुगर की बात कर रहे हैं, क्या राइबोज होगा आपका, राइबोज होगा, राइबोज शुगर की बात कर रहे हैं। ऐसे आपका ये डी राइबोज है, ये आपका डी राइबोज। इसके जो फंक्शनल ग्रुप है कहाँ पे आपके राइट साइड में, इसे हम लोग क्या बोल देंगे डी राइबोज। डी राइबोज है, ये कैसे काम, ये कैसे शो कर रहा है, शो कर रहा है आपका क्या, आपका काइल कंपाउंड शो कर रहा है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इसी अपोजिट कर दो तो क्या हो जाएगा आपका यल कर दोगे, वाला क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, फिर ये दूसरे क्या करेंगे आपके जैसे आपका ये है सेम मैच आपका। इसको समझाने के लिए ठीक है, हिंट डाल लीजिए आपका क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है हमारा, ये हमारा कैपिटल डी और क्या है हमारा कैपिटल एल, क्लियर हुआ। इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेक्स्ट्रो रोटरी और लिबो रोटरी, आप गलती नहीं करेंगे ना। अब एक माइंड क्लियर रहेगा ना कि अगर कैपिटल डी लिखा है और कैपिटल एल लिखा है दूसरी चीज है। अब स्मॉल एल और स्मॉल डी क्या होता है हम उसको आगे पढ़ेंगे। स्मॉल एल लिखा है स्मॉल डी लिखा हुआ है वो दूसरी चीज होती है।
अब हम लोग बात करने चल रहे हैं वो कंपाउंड जो कायरल होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जो अकायरल होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, हम लोग एक चीज पढ़ेंगे पीरियड लैम्बर्ट लॉ, पता नहीं आप लोग नहीं थे सारे वाले बच्चे, हम लोग पढ़ेंगे पीरियड लैम्बर्ट लॉ। तो पीरियड लैम्बर्ट लॉ हम लिखा हुआ है उसी से रिलेटेड है कुछ। अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता करना है कि जो हमारी शुगर है, हमने कह दिया कि भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कहने से तो नहीं होता है ना, चीजों को प्रूव करना होता है। क्या हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमने एक ट्यूब ले लिया, ट्यूब, और ट्यूब में हमने क्या डाल दिया, सैंपल डाल दिया, क्या डाल दिया हमने, सैंपल। सैंपल क्या हो जाएगा हमारा, वही शुगर। शुगर भी चेक कर रहे हैं कि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है कौन, और कौन हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, अब इधर से हमने क्या लिया, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स लिया, बल्ब ले लिया। अच्छा, बल्ब जब जलती है उसकी लाइट चारों तरफ फैलती है ना, स्कैटर्ड होती है ना, एक डायरेक्शन होती है क्या, नहीं होती है ना। तो क्या हुआ, नॉर्मल लाइट ये अनपोलराइज्ड है, क्या हो रही है, चारों डायरेक्शन फैले। जब यहाँ से लाइट निकली ये क्या हो रही है आपका, चारों डायरेक्शन निकल चल रही है ना, चारों साइड जा रही है, सही बात है। फिर क्या किया जाए, ये क्या हो जाए, सब बोलते हैं क्या, नॉर्मल लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोलराइड डालेंगे, पोलराइड मतलब एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, मोनोक्रोमेटर का नाम सुना आप लोगों ने। तो क्या होगा, ये लाइट है ना, लाइट जो लाइट चारों तरफ घूम रही है, इसको हम क्या करेंगे, वन डायरेक्शन में डालेंगे। क्या करेंगे, वन डायरेक्शन में, मतलब जैसे मान लो लाइट है, अब जैसे मान लो लाइट ऐसे पूरा ओपन रूम है तो चारों तरफ फैल रही है, इसी लाइट को क्या करो, एक रॉड में डाल दो ना, एक पाइप टाइप का, तो क्या करेगा, फिर एक डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम एक डायरेक्शन में डालेंगे, पोलराइज लाइट करेंगे। जो लाइट यहाँ से निकली, सोर्स ऑफ लाइट ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ऑप्टिकली मतलब जो लाइट की वजह से रोटेट करती हो, सही बात है। यहाँ डाले, यहाँ पूरा स्कैटर्ड हो गया चारों तरफ, फिर यहाँ से क्या हुआ आपका, ये पोलराइज लाइट हो गई। ठीक है, उसके बाद पोलराइज हुई तो अब क्या हुआ, ये प्लेन पोलराइज लाइट हो गई, मतलब एक डायरेक्शन में आ गई, सही बात है ना। अब ये लाइट क्या हो गई आपकी मुंह पर, मतलब जो ये हमारा क्या है, सैंपल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, सैंपल रखा हुआ है। सैंपल के पास जो यहाँ पे तो स्कैटर्ड थी, लेकिन जब इसके पास सैंपल के पास आई ये वन डायरेक्शन में आ रही है, सही बात है ना। जब ये वन डायरेक्शन में आएगी, जैसे इसके अंदर एंट्री करेगी, ये जो कंपाउंड होगा इसके अंदर भरा होगा, जो कायरल कंपाउंड होगा, या तो वो आपका लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, या फिर क्या करेगा आपका वो राइट साइड रोटेट, सही बात है ना। आपके लिए एक तो वही ऑप्शन हो सकता है ना, भाई अपने इस हैंड को हम चाहे राइट साइड घुमा लें, और चाहे इसको हम क्या करें, लेफ्ट साइड घुमा लें। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब ये हमारा ये सैंपल लिखा ना, सैंपल ट्यूब कंटेनिंग का कायरल कंपाउंड, क्या हुआ है आपका, ये कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड क्या होता है आप जान ही गए हो। अब क्या होगा यहाँ पे, तो अब कह रहे हैं कि ये क्या होगा, सपोज दैट ये तो ये ऐसे घूम जाएगा, ये तो फिर ये अब ऐसे घूम करके रोटेट करेगा, और फिर इसको हम क्या लेंगे, एनालाइजर कहेंगे। एनालाइजर मतलब क्या होता है हमारा, वो क्या करता है, डिटेक्टर का नाम, डिटेक्टर जो होता है वो डिटेक्ट करता है, तो रोटेशन भाई आंखों से थोड़ी दिखाई देता है, तो पूरा कंप्यूटर होता है, करके बताती है भाई ये राइट साइड है, ये लेफ्ट। अब क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज रोटेशन करेगा। क्लॉक वाइज मतलब कैसे, ऐसे रोटेशन करेगा, क्लॉक वाइज ना। जब क्लॉक वाइज रोटेशन करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेस्टो रोटेटरी। और एंटी क्लॉक वाइज ऐसे ऐसे करके करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन क्या हो जाएगा, लिबो रोटरी, और ये क्या हो जाएगा हमारा डेस्टो रोटरी। इसको हम लोग तो क्या हो जाएगा, टीएल। इस तरीके से एक क्लॉक वाइज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉक वाइज। यहाँ पे जो ऑप्टिकली आपका एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव रोटेट हो रहा है, इसको हम करते हैं डी, और इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट से हम पता लगाते हैं तो आपका कायरल कंपाउंड है वो आपका राइट साइड मूव कर रहा है, मतलब राइट साइड हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है आपका लेफ्ट साइड। तरीके से हम क्या कराते हैं ना, तो लिखिए ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ लाइट ना, प्रोपागेशन मतलब लाइट का प्रोपेगेशन, लाइट जो बढ़ रही है डायरेक्शन में बढ़ रही है, या तो आपका वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और या फिर क्या हो जाएगा आपका एंटी करेगा।
क्लॉकवाइज और अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ शुगर की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं शुगर से बना होता है ना न्यूक्लियोटाइड, बेस शुगर और फास्फेट, शुगर की बात हो रही है, क्या रहा है? एक एक क्वेश्चन अपन कोई भी एग्जाम, तब अपने लोग इस तरीके से चीजों को डिजाइन करके पढ़ना है कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएं कि आपको अलग से तैयारी, आपने जो चैप्टर पढ़ा हुआ है, फिर आप जो भी एग्जाम देने जाएं, आपको 10 एग्जाम देना था, 10 लेवल अप है, किसी लेवल ये तो है ना, इतने तो है। हम एकदम डाउन से लेके अब तक पढ़े, के बीच में सब आ जाएंगे, टाइम लेके पढ़ लें, धैर्य के साथ पढ़ लें। एक है भाई हम उड़ा के पढ़ लें, उड़ा के पढ़ लें इस में, फिर आपका सिलेबस खत्म होगा। क्या होता है ना, कई बार देखिए ना, बोलो को करके क्या होता है ना, क्या करेंगे, रख देंगे मोबाइल, वीडियो है उसको लगा देंगे 2x स्पीड, आज काउंट करना, आज 5 वीडियो में खत्म। यार वीडियो है तो मतलब अगर 1x में पढ़ेंगे तो 10 घंटा लगेगा, तो क्या करते हैं 2x स्पीड पढ़ते हैं, क्या होगा 5 घंटा पढ़ते। अब लगा दिए उसको, लगाते लगाते क्या हुआ पता चला कि 10 मिनट सो गए, उसी में 10 मिनट सो गए, 10 मिनट में क्या हुआ, आधा निकल गया, निकल आगे बढ़ गया, निकल। अब बता समझ रहे ना, फिर क्या होगा, क्या होगा, ऐसे एग्जाम में भी जाओगे ना, एक क्वेश्चन देखोगे ना आगे निकल जाओ, दूसरा देखोगे फिर कहोगे आगे निकल जाओ, फिर तीसरा देखोगे आगे निकल जाओ, ऐसे करके क्या होगा, फिर आगे ही निकलते रहोगे। अब एक टाइम स्टार्ट करोगे, अब लास्ट टाइम पहुंचते पहुंचते आपको इसे आगे निकलते रह जाओगे, है ना? ये चीज होता है, हो गया है। अब हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, इतनी बात हमने देखी, देखो यहाँ तक हमने ये देख लिया, पेंटोज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, टी फार्म कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, साइक्लिक और फिनोज क्या होता है, इसमें किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एनारोमिक क्या होता है, ये भी किसी को दिक्कत होनी चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, इसमें भी किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब हमें दो चीज बात ध्यान रखना, अनचार्ज एट pH7 और पोलर मॉलिक्यूल, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जनरली बुक में नहीं मिलता, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये जो चीज आपको बता रहा हूँ, ये आपकी जो नॉर्मल बुक्स होती हैं, ठीक है। अब दो बात है, करें अनचार्ज, ये शुगर की बात हो रही है, शुगर कह रहे हैं कि अगर हम pH7 की बात करते हैं, तो pH7 में जो शुगर होता है ये अनचार्ज शुगर करता है, क्या करता है, अनचार्ज। तो जितना शुगर देख रहे थे, चार्ज हमने देखा, देखा ना। हम एक बात कहते हैं हमेशा कि अनचार्ज कोई मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, नॉन पोलर होगा, और चार्ज मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, आपका पोलर होगा, बात कहते हैं। लेकिन सिर्फ ये हमारा मॉलिक्यूल पोलर है, ये हमारा मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर है, सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है, जब मेन पैरामीटर तो है चार्ज की प्रेजेंस और चार्ज की एब्सेंस, मैंने ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो देखना है, आप देखोगे ये माली हम कह क्या रहे हैं, आप समझो मेरी बात को, ये इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, अनचार्ज एट 7, अगर ये हमारे ये आ रहा है कि भाई ये जो मालिक्यूल है
CH7 पे ये अनचार्ज है, कौन, शुगर, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये बात है, चार्ज नहीं है तो नॉन पोलर बोल देंगे। लेकिन नीचे हमने लिखा है पोलर मॉलिक्यूल, क्या होता है, कोई आपसे कहे कि जो शुगर होता है वो पोलर होता है, ये नॉन पोलर, चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा भले, कैसे करेगा, हम जनरली क्या करते हैं, जनरली या ज्यादातर बुक में क्या होता है, हम पोलरिटी को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज की प्रेजेंस और चार्ज की, ये बात है। लेकिन यही एक चीज नहीं होता है, ये मॉलिक्यूल हमारा पोलर है या फिर ये मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर है, सिर्फ चार्ज ही एक पैरामीटर के अलावा भी क्या है पैरामीटर है, इसके बारे में हम लोग क्या, तो पोलरिटी को अब देखे ना भाई, कोई चार्ज हमारा जो पोलर मॉलिक्यूल है, सॉरी शुगर है, तो उसमें हम देख रहे थे कहीं यहाँ पर ना पॉजिटिव लिखा है ना कहीं नेगेटिव लिखा हुआ है, इस हिसाब से हमसे बोल सकते हैं ये नॉन पोलर है। पोलर कैसे होगा, हम डिफाइन करेंगे कैसे, डाइपोल मूवमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल, और आपके एग्जाम में आता है ना, कई बार कहते हैं लोग अरे यार ये कहाँ से आएगा, टिपिकल है ये, जो नहीं सुना होता ये सब होता है ना। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, अब सुनने का प्रयास करिए, डाइपोल मूवमेंट, अब कंडीशन क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, हम डाइपोल मूवमेंट के दो इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर माइक्रो इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा आपका ये ऐसा मॉलिक्यूल ना, तो हम डिनोट करते हैं डाइपोल मूवमेंट, और अगर डज नॉट 0 होगा तो हम लोग बोलेंगे, तो बात क्लियर, ठीक, अब समझो इस बात, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर, फार्मूला होता है ये क्यू आर, हम किससे डिनोट करेंगे आपका डाइपोल मूवमेंट से, और क्यू क्या हो जाएगा सेपरेटेड चार्ज, और आर क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन, उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा डिस्टेंस, मतलब मान लो एक आर्मी हो गया एक आर्मी हो गया, इधर हम करेंगे चार्ज इधर है एक चार्ज में इधर है, दोनों को डिस्टेंस है ना, ये है एक हमारा ये हो गया एक ये हो गया, दोनों के बीच डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को हम क्या करते हैं आपका आर से। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखो जो पोलरिटी है, पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलरिटी किस पे डिसाइड हो रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट, किस पे डिसाइड हो रही है, पोलरिटी जो डिसाइड हो रही है, पे डिसाइड हो रही है पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड बन रहा है दो चीज के बीच में, जो बॉन्ड बन रहा है क्या करते हैं पोलरिटी, पोलरिटी कहाँ डिसाइड होगी, बॉन्ड के बीच, ठीक है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल की तो करेगी आपका शेप, ये आपको बहुत समराइज करके बता रहा हूँ, बहुत लंबी चौड़ी बहुत टेक्निकल है, बट आपको मैं अब देखो, हमने एग्जांपल ले लिया क्या, हमने एग्जांपल ले लिया क्या, वाटर, वाटर लिया, वाटर लिया तो क्या हो जाएगा, एक वो भाई H2 वो होता है, वो बीच में हो जाएगा, और दो H क्या हो जाएंगे आपके इधर, एक की आर्म आपकी इधर हो गई और एक की आर्म क्या हुई आपकी इधर हो गई, हो गई नहीं हो गई, ये बात है बता दिए। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H और O के बीच में क्या बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बन रहा है, H और O के बीच में क्या बन रहा है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, तो पोलरिटी या बॉन्ड, और यहाँ पे भी वही क्या हो रहा है बॉन्ड, भाई H और O के बीच में क्या बन रहा है आपका बॉन्ड बन रहा है, मैंने कहा कि पोलरिटी को कौन डिसाइड करेगा, ये पोलर है या नहीं नहीं पोलर है, इसको कौन डिसाइड करेगा, उसके बीच का बॉन्ड, ओ और इसके बीच में क्या है बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, सही बात है, ओ और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो अगर आप केमिस्ट्री थोड़ा बहुत जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे, हाई स्कूल इंटर और बेसिक थोड़ा बहुत तो पढ़े ही है, आप ऑक्सीजन को जानते हैं क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ना, क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा रिसीव करेगा, और एक क्या होगा आपका, अच्छा एक बात देखो, जो देता है जो डोनर होता है जो देता है पॉजिटिव होता है, ये आपके पास होगा तभी नहीं दोगे आप खुद ही भिखारी है दूसरों का देंगे, सही बात नहीं,
जो हमेशा लेने वाला होता है क्या होगा, हमेशा ये बात है ना, इसके अंदर कमी होगी, और देने वाला क्या होगा, हमेशा वो, है ना। तो क्या हुआ, इनके बीच में क्या बन रहा है, OH के बीच में, ये कहते हैं ना कि हम जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो ऐसे करते हैं, वो और H के बीच में क्या है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अगर ऑक्सीजन के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इन दोनों के बीच में जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे जो शेयर, दो दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक ये और एक ये। तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे मान लीजिए दो चीज है, जैसे हमारे और आपके बीच, मान लो मेरे पास कोई चीज बहुत ज्यादा है, आपके पास बहुत चीज कम है, और हमारे आपके बीच किसी चीज है, या तो उसको आप ले लो या तो हम ले लो, बात है। लेकिन आपके पास नहीं है तो मेरी मानवता है, मैं ये कह दूंगा चलो ठीक है मेरे पास है तुम ले लो, है ना। तो जो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, क्या करेगा, शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऑक्सीजन होगा उसको अपनी तरफ खींच लेगा। जब ऑक्सीजन उसको अपनी तरफ खींच लेगा तो जो ऑक्सीजन होगा उस पर क्या हो जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पे आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जो आपका हाइड्रोजन होगा उस पर क्या हो जाएगा, आपका पार्शियल, है ना। तो वैसे तो नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इस बॉन्डिंग पैटर्न की वजह से, क्या इसको हम पोलर मैप बोलेंगे, सेम बात आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। तो पोलरिटी को कौन डिसाइड कर रहा है, पोलरिटी या बॉन्ड कौन डिसाइड कर रहा है, आपका डाइपोल मोमेंट, एक आपका ये हो गया। दूसरी क्या हो जाएगी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब एक बात देखो आप यहाँ पे, ये इधर है और ये इधर है, मतलब दोनों दो अलग अलग जगह पे है, क्या ये दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं क्या। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करते तो ये संभावना बन सकती थी कि एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे, अगर ये दोनों को मिला दोगे ये संभावना बन सकती है कि दूसरे को न्यूट्रल कर दे। तो अगर न्यूट्रल कर देंगे तो चार्ज न्यूट्रल हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, फिर नॉन पोलर हो जाएगा। लेकिन इसका शेप ऐसा है, एक छोर पे है ये दूसरे छोर पे है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपका चार्ज शो कर रहा है और ये भी आपका चार्ज शो कर रहा है, करा नहीं कर रहा है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का शेप भी डिसाइड करेगा, इसका इधर हो जा रहा है और इसका क्या हो जा रहा है, आपका इधर हो जा रहा है। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या शो कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका शो कर रहा है क्या, आपका पोलर, शो कर रहा है आपका, ये क्या हो जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इसमें क्या हो जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा बॉन्ड डाइपोल। आपका दोनों है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बीच बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बॉन्ड डाइपोल बोलते हैं। यही क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होना और ना होना सिर्फ यही एक मात्र पैरामीटर नहीं है किसी चीज की पोलरिटी को डिसाइड करने के लिए। क्या होगा आपका पोलरिटी ऑफ बॉन्ड होता है, वो भी डिसाइड करता है कि पोलर है या इस आधार पे अभी हम शुगर को देखेंगे, अभी तो हमने एग्जांपल लिया है, अब हम शुगर को देखेंगे, इस आधार पे जो शुगर है वो आपका हमारी पोलर है या फिर नॉन पोलर है, और पीएच हमने क्या रखा हुआ है, पीएच हमने रखा हुआ है, ठीक है। आज थोड़ा सा लेट हो गया। आज
हम लोग क्या बोलेंगे, शुगर होती है वो क्या होगी आपकी, पोलर एट pH 7, ये बात है। ठीक है, अब इसी, ये तो हमने एग्जांपल लिया है ना, अब इसी बेस में हम लोग किसकी बात करे चल रहे हैं, आपके शुगर की ना। शुगर हम लोग देखते हैं, ये हमारा शुगर है ना? इसमें हम लोग क्या देखना है, तो हमारे पास OH है, OH है ना, OH है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, OH के बीच में ही देखा था, OH के बीच में देखा था ना, OH के बीच में क्या था आपका, पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था ना। ये तो है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ना हमारा, ये OH है, एक में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका, पार्शियल निगेटिव चार्ज। यही बात इसमें भी हो जाएगी, इधर भी। इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 3 प्राइम में तो सब में होगा, 2 प्राइम में, 2 प्राइम में हो भी सकता है और ना भी हो सकता है ना। क्या हो जाएगा आपका, इसकी वजह से ये जो हमारा शुगर है, ये क्या शो कर रहा है आपका ना, पोलर शो कर रहा है, किस पे आपका, एट pH 7। कैसे हमने पता लगाया, डाइपोल मूवमेंट, क्या हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट में ये वाला पोजीशन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, हमारा शुगर है वो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। बोल दूंगा ना अभी, चलो बनाओ बनाओ। हो गया नहीं, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट का रेस्ट करते हैं, ठीक है, 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, चाय पीना हो तो आप लोग पी लीजिए, और 5 मिनट का रेस्ट करके हम लोग दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, आप लोग भाई 5 मिनट बाद जुड़िएगा, 5 मिनट बाद दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है।